हेलो दोस्तों, वेलकम टू AK यूनिवर्स। आप सभी दोस्तों का मैं शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के क्लास में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राचीन इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री BA पार्ट 2 फर्स्ट सेमेस्टर, यानी कि जो सेकेंड सेमेस्टर में सभी छात्र छात्राएँ हैं उनके लिए है, जो प्राचीन इतिहास से बिलोंग करते हैं। उनके लिए आज का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो आपको पढ़ने में और समझने में ज़्यादा टाइम नहीं बेस्ट होगा आपका। तो अच्छे से आप लोग तैयारी कर सकते हैं और इसी से आपको मैं जो लॉन्ग एंड तो आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कुछ नए टॉपिक से और कुछ नए प्रश्न के साथ। तो अगली वीडियो में आपको इसके कुछ नए प्रश्न लेके आएंगे जो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के क्लास में बात करेंगे प्रश्न की तरफ। तो एक तरफ चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो हमारे चैनल में नए हैं छात्र छात्राएं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को बिल्कुल मिलता रहे। और जो हमारे पुराने छात्र छात्राएं हैं वो एक दूसरे को वीडियो को शेयर करते रहिए। तो चलिए चलते हैं आज के क्लास की तरफ कि आज के क्लास में कौन सा प्रश्न है जो आपको और आपके पेपर में बहुत ही लाभदायक हो। प्रश्न है आपका दोस्तों कि गुप्त कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम के समय तक उनके इतिहास का विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो पहला प्रश्न आपका ये है और ये आपका लॉन्ग आंसर है। ये आपका अगर मॉडल पेपर पिछला देखें तो पीछे जो बैक साइड का पेपर था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। तो इससे क्या होता है कि आप लोग जब अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो अपने आप को मजबूत कर लेते हैं और वहाँ पेपर देने में कोई दिक्कत नहीं आती है और अच्छे से आप लोग तैयार कर लेते हैं। तो कुछ इसी तरीके से आप लोग लिखेंगे और आपको थोड़ा जो लेखन शैली होता है वो भी आपका क्लियर हो जाता है और अच्छे से आप लोग तैयारी कर लेते हैं और आपका अंक ज़्यादा से ज़्यादा मिलने को चांसेस रहते हैं। तो इसमें लिखना होगा आपको आंसर में कि गुप्त कौन थे। इस विषय में इतिहासकारों में मतभेद है लेकिन विभिन्न मतों का वर्णन निम्नलिखित रूप से है। तो किस रूप से है? पहला है गुप्त शूद्र थे। गुप्त शूद्र थे ये इन्होंने कहा कौन? ये किसने कहा था कि डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल के अनुसार गुप्त शूद्र थे। यानी उनका तर्क निम्नलिखित रूप से दिया गया है। पहला तर्क है इसमें कि गुप्त अभिलेखों में कहीं भी गोत्र, परबर एवं जाति का उल्लेख नहीं है। अब सोचते हैं गोत्र क्या है। अगर आप किसी धर्म में आप जन्म लिए हैं तो उसमें अलग अलग जातियों के जात होते हैं तो उसमें गोत्र और ये सारी चीज़ें निहित होती हैं। तो उसमें आपको ये गोत्र, परबर एवं जाति का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि कहीं भी इनका ये उल्लेख नहीं है। अगर वे उच्च वर्ण के होते तो इसका वे अवश्य ही उल्लेख करते। दूसरा नंबर उन्होंने कहा है कि कौमुदी महोत्सव जो गुप्तकालीन रचना है उसके नायक चंडसेन को कारस्कर कहा गया है और बौधायन ने कारस्कर का तात्पर्य नीच से लगाया है। जो बौधायन जी ने इन्होंने बताया है बौधायन जी ने को कि बौधायन ने कारस्कर का जो तात्पर्य होता है वो नीच जात से लगाया है तथा उन्हें बस्ती से बाहर रहने का निर्देश दिया है। यानी इसी आधार पर वे शूद्र थे। तो ये काशी प्रसाद जायसवाल जी के अनुसार ये बताया जा रहा है। फिर तीसरा नंबर आपका आता है कि प्रभावती गुप्ता के पूना ताम्रलेख में उनका गोत्र धारण बताया गया है और यह गोत्र वाकाटक नरेश रुद्रसेन का नहीं हो सकता क्योंकि वे ब्राह्मण थे। जायसवाल के अनुसार अमृतसर के जाट भी अपनी गोत्र यानी कि जो उन्होंने बताया है वो धारणी बताया है। जो धारण गोत्र चंद्रगुप्त द्वितीय का रहा होगा अतः वे निम्न वर्णीय के थे। फिर चौथा उन्होंने बताया है कि चौथा तर्क था कि जायसवाल ने पुराणों का दिया है, यानी कि जायसवाल ने पुराणों का दिया है जहाँ कहा गया है कि ततः प्रभूति राजानो भविष्य शूद्रयानो योनयः। यानी कि उन्होंने पुराणों के मतभेद मैंने कि पुराणों से दिया है एक सूक्ति जो आपको यहाँ पे बताया है कि ततः प्रभृति राजानो भविष्य शूद्र योनयः, यानी अर्थात महानंदों के उपरांत शूद्र राजवंश शासन
करेंगे। यानी इसका मतलब इन्होंने बताया कि महानंदों के उपरांत शूद्र राजवंश शासन करेंगे। फिर दूसरा आता है कि गुप्त वैश्य थे। पहला तो उन्होंने नीच जात का बताया। अब यहाँ पे इन्होंने किसके द्वारा गुप्त वैश्य के रूप में बताया गया है, किसके द्वारा बताया गया है, ये आपको जॉन एलन एस के यानी कि जॉन एलन एस के आयंगर तथा डॉक्टर अनंत सदाशिव अल्टेकर जी के अनुसार ये बताया गया है। ये दूसरा आपको यानी कि गुप्त वैश्य के रूप में थे। अब अल्टेकर जी के अनुसार गुप्त काल में व्यवसाय का चयन एकमात्र जाति व धर्म के अनुसार होता था। किसके होता था? ये जाति एवं धर्म के अनुसार होता था। और इस संबंध में प्राचीन शास्त्रीय सिद्धांत व्यवहारिक रूप से क्रमशः ढीले पड़ने लगते थे। जो शास्त्रीय सिद्धांत होते थे प्राचीन भारत में, वो जो व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो वो ढीले पड़ने लगते थे। और ब्राह्मणों में जो ब्राह्मण क्षत्रिय एवं वैश्य का जो कार्य प्रारंभ कर दिया, इससे डॉक्टर अल्टेकर जी के अनुसार कहना है कि प्राचीन सामाजिक प्रतिबंधों के क्रमशः शिथिल हो जाने के फलस्वरूप वैश्य सैनिक कार्य कर सकते थे। यानी कि जो वैश्य थे उन्हें मुख्य रूप से सैनिक का कार्य सौंपा गया था। और विष्णु पुराण के अनुसार ब्राह्मण अपने नाम अंत में शर्मा लगाते थे, यानी कि अंत में शर्मा शब्द का उपयोग करते थे, तथा क्षत्रिय और वैश्य एवं शूद्र क्रमशः वर्मा, गुप्त एवं दास शब्द जोड़े हैं। तो इस तरीके से ये अल्टेकर जी के अनुसार कहना था। यानी कि किस तरीके ये बताया गया था कि जो ब्राह्मण हुआ करते थे विष्णु पुराण के अनुसार, जो ब्राह्मण का नाम आता है वो मुख्य रूप से शर्मा लगाते थे। जो क्षत्रिय होते हैं वो क्षत्रिय मुख्य रूप से वर्मा लगाते थे। और जो वैश्य हुआ करते हैं वो आपका गुप्त लगाते थे। और जो शूद्र होते थे वो दास। तो इस तरीके से ये शब्द जोड़े गए हैं। फिर तीसरा आपका आता है गुप्त ब्राह्मण थे। ये किसके अनुसार कहा गया है? डॉक्टर राय चौधरी, राजबली पांडे तथा उदय नारायण राय ने गुप्तों को ब्राह्मण माना है। इनका तर्क निम्नलिखित रूप से है। पहला आता है कि गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह समकालीन वाकाटक नरेश से किया। जो गुप्त सम्राट हैं चंद्रगुप्त द्वितीय जी के अनुसार अपनी पुत्री प्रभावती का यानी कि प्रभावती गुप्ता का विवाह समकालीन वाकाटक नरेश से किया। और वाकाटक एक ब्राह्मण थे, अतः गुप्त ब्राह्मण रहे होंगे। तो इनके किसके अनुसार आप बताया गया है? ये डॉक्टर राय चौधरी और राजबली पांडे था उदय नारायण राय जी का ये मत है। दूसरा आता है गुप्त के धारण गोत्र को राय चौधरी ने माल यानी कि माल विक्रमित्रम के आधार पर देवी धारणी से समीकृत किया है। वह शुंग राजकुमार यानी अग्निमित्र का प्रधान महिषी थी। महिषी के नाम से थे, इन्होंने मुख्य प्रधान बताया है, यानी कि शुंग राजकुमार और अग्निमित्र। तो ये था गुप्त एक ब्राह्मण थे। तो ये इनका दूसरा टॉपिक था। उसके बाद फिर चौथा आता है आपका गुप्त क्षत्रिय थे। इस मत के समर्थक डॉक्टर गौरीशंकर, हरिचंद्र ओझा हीरा चंद्र ओझा और डॉक्टर सुधाकर चट्टोपाध्याय। इनका तर्क निम्नलिखित रूप से है। पहला कि पंचोभ अभिलेख का मतलब होता है पांचवा अभिलेख। जो पांचवा अभिलेख था उसमें गुप्त वंश का उल्लेख मिलता है, जिसके नरेश शैव मतावलंबी थे। नरेश जो है वो शैव क्या करते? मतावलंबी थे तथा अपने को पांडवों का वंशज मानते थे। संभवतः इस गुप्त वंश का संबंध गुप्त वंश से ही रहा है वो। फिर दूसरा नंबर आता है चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छिव राजकुमारी महादेवी कुमारी देवी से विवाह किया था। यह क्षत्रिय राजवंश से थे, अतः चंद्रगुप्त प्रथम भी क्षत्रिय था। तो ये दूसरा इनका मुख्य रूप से तर्क। तीसरा तर्क है इनका कि कौमुदी महोत्सव में मगध नरेश सुंदर वर्मा का क्षत्रिय कहा गया है। यानी कि कौमुदी महोत्सव होता है मगध में,
वो जो मगध के नरेश हुआ करते थे सुंदर वर्मा, तो वो उन्होंने क्षत्रिय कहा है। इस ग्रंथ के अनुसार चंडसेन उसका दत्तक पुत्र था। शास्त्रों के अनुसार सवर्ण व्यक्ति ही गोद लिया जाता था, यानी कि सवर्ण व्यक्ति ही गोद लिए जाते थे। फिर आता है चौथा तर्क कि दीघ निकाय में लिच्छवियों को क्षत्रिय कहा गया है और गौतम बुद्ध के परिनिर्वाण के समय लिच्छव ने यह कहते हुए उनकी अस्थियों पर अपना अधिकार रखा कि आप लोग क्षत्रिय हैं, हम भी क्षत्रिय हैं और इसीलिए हमें भी भगवान के शरीर का अंश प्राप्त करने का अधिकार है। उसके बाद फिर आपका था प्रारंभिक नरेश। पहला नरेश कौन हुआ करते थे इसमें? पहला नरेश है इसमें श्रीगुप्त, यानी कि जो गुप्त वंश का शासक थे, पहले नरेश माने जाते हैं वो श्रीगुप्त जी हैं। इसमें इन्होंने यहाँ पे आपको साफ तौर से लिखा है कि गुप्त वंश का संस्थापक महाराज श्रीगुप्त थे। वह संभवतः सामंत राजा थे। उसके काल की किसी घटना का उल्लेख नहीं मिलता है। इतसिंह जी के अनुसार चेलीकेती, यानी कि जिसे श्रीगुप्त कहते हैं, ने मृगा सखावन बनाया था। समुद्रगुप्त ने अपने को प्रयाग प्रशस्त में महाराज श्रीगुप्त को प्रपौत्र कहा है। वह पाटलिपुत्र तथा उनके समीपस्थ प्रदेशों पर शासन करते थे और उसका समय जो था वो 265 ईसा पूर्व था, यानी कि 265 ईसा पूर्व पहले रखा गया था। और इस गुप्त राजा की मिट्टी की एक मोहर मिली है जिस पर लिखा होता था श्रीगुप्तस्थ। क्या लिखा होता था? श्रीगुप्तस्थ। डॉक्टर उदय नारायण राय जी के अनुसार कहा गया है कि गुप्त वंश के लोग लिच्छवियों के अत्यंत ऋणी हैं। वस्तुतः लिच्छवी राज्य की प्राप्ति ने ही गुप्तों की महानता के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। कुमार देवी के विवाहों उपरांत समस्त लिच्छवी राज चंद्रगुप्त प्रथम को प्राप्त हो गया और उनका राज्य विस्तृत हो गया और उनकी अधीनस्थ स्थिति समाप्त हो गई। फिर आते हैं दूसरा नंबर, महाराज श्री घटोत्कच। घटोत्कच जी के अनुसार में क्या लिखा है ये जी उनके बारे में कि महाराज श्रीगुप्त के मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र, यानी श्रीगुप्त के जो पुत्र हुए वो कौन थे? महाराज श्री घटोत्कच। तो इनके मृत्यु के बाद में पुत्र घटोत्कच शासक हुए, जो इस राजवंश का द्वितीय शासक माना जाता है। पहले शासक श्रीगुप्त, द्वितीय महाराज श्री घटोत्कच। और इसकी उपाधि भी महाराज थी, यानी कि जो इनकी उपाधि थी वो महाराज थी। उसके समय गुप्त वंश की शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि नहीं हुई। एलन जी के अनुसार कहा गया है कि घटोत्कच ने संभवतः 319 ईस्वी तक शासन किया, यानी कि 300 से 319 और 320 तक शासन किया। ऐसा प्रतीत होता है कि यह भी लिच्छवियों की अधीनता में शासन कर रहा था, यानी कि इसका कोई स्वतंत्र लेख नहीं होता है। तो ये आपका आ जाता है किसके प्रति? घटोत्कच के। फिर तीसरा नंबर आता है कि महाराजाधिराज श्री चंद्रगुप्त प्रथम। महाराज श्री घटोत्कच गुप्त के उपरांत उसका उत्तराधिकारी महाराजाधिराज श्री चंद्रगुप्त प्रथम हुआ। अब यहाँ पे घटोत्कच का पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम हुआ और जो उत्तराधिकारी वो महाराजाधिराज के नाम से इन्होंने अपना नाम लगाया और इनकी जो उपाधि थी वो महाराजाधिराज का था। उनकी महानता और स्वतंत्रता का परिलक्षित होता है, यानी कि जो महाराजाधिराज का उपाधि धारण किया है उनके लक्षण के अनुसार ही दिखाई पड़ता है। और अपनी उपाधि महाराजाधिराज धारण करने से उनकी जो महानता एवं स्वतंत्रता परिलक्षित होती है, उसमें डॉक्टर उदय नारायण जी के अनुसार कहना है कि इसी सम्राट के समय में गुप्त वंश ने भारतवर्ष में सबसे पहले सार्वभौम सत्ता एवं तत्कालीन राजमंडल में विशेष ख्याति अर्जित की है। उसके बाद फिर वैवाहिक संबंध इनके कैसे थे? श्री चंद्रगुप्त प्रथम ने अपना विवाह लिच्छवी राजकुमारी महादेवी कुमार देवी के साथ किया था और लिच्छवियों के साथ गुप्तों का वैवाहिक संबंध उसके राज्यकाल
राज्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना मानते हैं। इसमें डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी का कहना है कि जिस प्रकार हरियवंशी नरेश बिंबिसार ने लिच्छवी कन्या चेलना एवं छलना के साथ विवाह कर प्रथम मगध साम्राज्य की नींव डाली थी, उसी भांति चंद्रगुप्त प्रथम ने भी लिच्छवी राजकन्या महादेवी कुमार देवी के साथ अपना विवाह द्वारा यानी कि द्वितीय मगध साम्राज्य की स्थापना की, यानी कि द्वितीय मगध साम्राज्य की स्थापना की। उसके बाद फिर आता है राजा रानी प्रकार के सिक्के का प्रचलन, यानी कि इसमें गुप्त शासन में ये आपको राजा रानी का सिक्का का प्रचलन हुआ था, वो आपको यहाँ पे पढ़ने को मिला है। इसमें आपका आता है कि अपने विवाह की स्मृति में चंद्रगुप्त प्रथम ने राजा रानी प्रकार के सिक्के का प्रचलन कराया, यानी कि प्रचलन की बात करें तो यानी कि इस सिक्के का इन्होंने क्या किया है, उद्घाटन दिया और ये चलाने का प्रयास किया। चंद्रगुप्त प्रथम के इस सोने के सिक्के पर चंद्रगुप्त तथा कुमार देवी का चित्र अंकित है और उसके पीठ पर लिच्छवाय लेख अंकित है। इस प्रकार के सिक्के को विवाह प्रकार यानी कि लिच्छव प्रकार आदि नाम से जाना जाता है। राजा रानी प्रकार की मुद्रा का प्रचलन किसने कराया? इस संबंध में दो विचारधाराएं हैं। एलन जी के अनुसार इस मुद्रा का जन्मदाता चंद्रगुप्त प्रथम नहीं था, बल्कि उसके पुत्र समुद्रगुप्त ने अपने माता पिता के स्मृति में ढलवाया था। और यहीं पे डॉक्टर विपरीत अनंत सदाशिव जी के अनुसार कहा गया है, अल्टेकर जी के अनुसार कहा है कि मुद्रा चंद्रगुप्त प्रथम ने चलवाई थी, यानी कि मुद्रा जो है ये कौन चलवाया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने चलवाया था, अनंत सदाशिव जी के अनुसार कहा गया है। फिर आपका आता है साम्राज्य में विस्तार, हेडिंग डालेंगे साम्राज्य में विस्तार, यानी कि इनका जो साम्राज्य का विस्तार हुआ है वो किस तरीके से। तो अलग अलग हेडिंग आपको यहाँ पे बताने का प्रयास किया, हेडिंगों के द्वारा आपको यहाँ पे बताया गया है। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबा दीजिए कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बिल्कुल मिलता रहे और अच्छे से आप लोग तैयारी कर सके, अच्छे से आप लोग BA को क्वालिफाई कर सकें। और आपको अगर आप IPS IAS PCS की तैयारी करनी होती है तो यहीं से आपको सारे प्रश्न मिलते रहते हैं, तो अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ से, साम्राज्य विस्तार। हेडिंग डालेंगे आप साम्राज्य विस्तार। इसमें लिखना होगा कि चंद्रगुप्त प्रथम के साम्राज्य विस्तार के विषय में वायु पुराण में कहा गया है कि अनुगंगा प्रयागम चा साकेतम मगधम स्थिता। इसमें लिखा है अनुगंगा प्रयागम चा साकेतम मगधम स्थिता एतान जनपदान सर्वान भोक्षेंत गुप्त वंशजः। तो ये इसका कहने का मतलब है, अर्थात कि गंगा के किनारे प्रयाग साकेत तथा मगध पर गुप्त के वंशज भोग करेंगे। जो यहाँ पे लिखा है कि अनुगंगा प्रयागम चा मगधा स्थिता, और इतिहासकार पॉडिटन ने भी इस मत को स्वीकारा है। एताना जनपदाय सर्वनान भोक्षेंत गुप्त वंशजा, यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि प्रयाग के साकेत तथा मगध व गुप्त के वंश भी भोग करेंगे, यानी यहाँ पे लिखा है भोक्षेंत गुप्त वंशजा। इस प्रकार उसने अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार गंगा तथा यमुना के संगम तक किया, यानी कि तिरहुत दक्षिण बिहार, अवध तथा इसके समीपवर्ती प्रदेश इसके राज्य के अंतर्गत थे, जैसे वैशाली भी गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत हो गया था। फिर आता है गुप्त सम्मोहन का प्रचलन। गुप्त सम्मोहन का प्रचलन कैसे हुआ, ये हेडिंग बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है आपका। ये अगर आप लिखते हैं ये हेडिंग और ये आपका टॉपिक, तो सबसे ज़्यादा नंबर आपको, और इस पूरे पेज से आपको सबसे ज़्यादा नंबर मिलते हैं। इसमें आता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने एक सम्मोहन चलाया जिसे हम कहते हैं गुप्त सम्मोहन के नाम से, जो 319 ईसा पूर्व से 320 ईसा पूर्व तक इसी सम्मोहन का प्रयोग उसके वंशजों ने किया। और कुछ इतिहासकारों के गंतव्य में कि कुमार देवी के विवाह परिणाम स्वरूप लिच्छवी राज्य की प्राप्ति के उपरांत चंद्रगुप्त प्रथम ने इस सम्मोहन का परिवर्तन किया, क्योंकि गुप्त वंश ने सार्वभौम सत्ता की
प्राप्ति सर्वप्रथम उसी समय यानी कि 319 से 320 की थी और चंद्रगुप्त प्रथम ने 325 ईस्वी तक शासन किया। तो ये आपका आ जाता है कि शासन की प्रचलन किस तरीके से हुआ गुप्त वंश का। तो ये आज की क्लास में बस इतनी ही वीडियो थी और अगली वीडियो में आपके साथ ज़रूर उपस्थित होंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो जरूर दोस्तों ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जिन दोस्तों को ग्रुप वाइज व्हाट्सएप ग्रुप वाइज से पढ़ना चाहते हैं तो वो लोग ज़रूर जुड़े। और यहाँ पे आपको लिंक ज़रूर प्रोवाइड करवा दिया गया है, आप लोग वहाँ से जुड़कर आपको वहाँ से नोट्स मिलता रहेगा। तो अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए और अगली वीडियो में आप लोगों के साथ उपस्थित होकर कुछ नया प्रश्न लेके आएंगे जो आपके पेपर में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ अमित शुक्ला के साथ अगली वीडियो में ज़रूर देखिएगा वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।